दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। और आज का जो हमारा वीडियो होगा ये आपका पर्यावरण अध्ययन ईवीएस का वीडियो होगा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हमारे इस ऑल हिट एग्जाम चैनल पर CTET 2020 के लिए सुपर 30 क्वेश्चन का एक सीरीज चलाया जा रहा है और इस सीरीज के अंतर्गत आपको टोटल 30 प्रश्न दिए जा रहे हैं हर सब्जेक्ट से। तो दोस्तों उसी के क्रम में आज हमारा ये वीडियो होगा आपका पर्यावरण अध्ययन का, और पर्यावरण अध्ययन का ये आपका 5वां क्लास होगा। इसके पहले ऑलरेडी 4 क्लास 30-30 प्रश्नों के बना करके अपलोड किए जा चुके हैं। तो अगर आपने इस वीडियो से पहले किसी भी सुपर 30 को नहीं देखा है तो एक बार जा करके प्लेलिस्ट में चेक करके देख लीजिएगा, सारे वीडियो आपको सुपर 30 के मिल जाएंगे। तो दोस्तों देरी ना करते हुए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी। पहला है वेतन, दूसरा सेवा, तीसरा गर्व और चौथा छात्रों का विश्वास। तो दोस्तों पहले नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका चौथा विकल्प छात्रों का विश्वास बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शिक्षक विद्यार्थियों के जीवन के वास्तविक कुम्हार होते हैं, जो न सिर्फ उनके छात्रों के जीवन को आकार देते हैं बल्कि छात्रों में यह विश्वास जगाते हैं कि वे शिक्षक के द्वारा बताई गई बातों का अनुसरण करके दुनिया के रंगमंच पर अवतरित हो सकते हैं और अपने आप को काबिल बना सकते हैं। इसलिए शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है छात्रों का विकास। पहले नंबर के प्रश्न में चौथा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा प्रश्न दोस्तों, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता तो वह एक डैश 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 क्या होगा। पहला है कानून, दूसरा सिद्धांत, तीसरा खोज, चौथा मूल संकल्पना। तो दोस्तों दूसरे नंबर के प्रश्न में आपका सेकंड ऑप्शन सिद्धांत बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। जैसा कि आप आंसर में देख पा रहे हैं सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि सिद्धांत के साथ प्रायोगिक अनुभव जुड़ा होता है। किसी परिकल्पना को बार बार निरीक्षण व परीक्षण करने के बाद जब इस बात का ध्यान हो जाता है कि यह परिकल्पना सार्वभौमिक रूप से सत्य है तो यह सिद्धांत का रूप ग्रहण कर लेता है। इसलिए दूसरे नंबर के प्रश्न में दूसरा विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है। पहला श्रुत लेख एवं दिया गया कार्य, दूसरा विचार गोष्ठी एवं श्रुत लेख, तीसरा विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना और चौथा व्याख्यान एवं श्रुत लेख। तो दोस्तों तीसरे नंबर के प्रश्न में आपका जो सबसे सही विकल्प है वो आपका तीसरा विकल्प विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना शिक्षण विधि की सबसे उपयुक्त विधि है। इस शिक्षण विधि में छात्र परस्पर विचारों का आदान प्रदान करके अपने ज्ञान की वृद्धि करते हैं। यह विधि शिक्षा के कृत्रिम वातावरण को समाप्त करने तथा शिक्षा को जीवन से संबंध स्थापित करने हेतु बेहद महत्वपूर्ण है। प्रारंभ में इसका प्रयोग छात्रों द्वारा किए जाने वाले गृह कार्यों के लिए किया जाता था, जिसमें योजना बनाना तथा शारीरिक श्रम करना निहित होता था। तो दोस्तों इस प्रकार से तीसरे नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चौथा प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। पहला नाइट्रस ऑक्साइड, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा हीलियम, चौथा मीथेन। तो दोस्तों चौथे नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वह आपका तीसरा विकल्प हीलियम बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ग्रीन हाउस गैसें ग्रह के वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और अंततः भूमंडलीय उष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा उत्सर्जन आपका कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाष्प, ओजोन आदि करती है। इन गैसों का उत्सर्जन आम प्रयोग के उपकरणों जैसे कि वातानुकूलन, फ्रिज, कंप्यूटर, स्कूटर, कार आदि से होता है। हीलियम ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यह एक निष्क्रिय या नोबल गैस है। तो दोस्तों चौथे नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प हीलियम गैस बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। पांचवा प्रश्न दोस्तों, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है। पहला डेसिबल, दूसरा जूल, तीसरा न्यूटन, चौथा नैनो इकाई। तो दोस्तों पांचवें नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प डेसिबल बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन क्यों होगा? क्योंकि ध्वनि प्रदूषण का मापन डेसिबल इकाई द्वारा किया जाता है। 80 डेसिबल या इससे अधिक का शोर श्रवण शक्ति यानी कि सुनने की शक्ति को हानि पहुंचाने में सक्षम होता है। सामान्य जो सुनने की शक्ति होती है वह आपका 25 से 30 डेसिबल होता है, जबकि 5 डेसिबल की ध्वनि अत्यंत मंद और 75 डेसिबल की ध्वनि साधारण तेज और 95 डेसिबल जो है आपका अत्यंत तेज और 120 डेसिबल से अगर अधिक की ध्वनि है तो वह बेहद खतरनाक होती है। इसलिए दोस्तों 5 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प डेसिबल बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा।
छठवां प्रश्न दोस्तों, निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? पहला यू आकार की घाटी, दूसरा लेपीज, तीसरा वी आकार की घाटी और चौथा जलप्रपात। तो दोस्तों छठवें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही ऑप्शन है वह आपका पहला विकल्प यू आकार की घाटी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो चारों विकल्प दिए गए हैं इन चारों विकल्पों में से जो स्थलाकृतियां दी गई हैं इन चारों विकल्पों में उन चारों स्थलाकृतियों में से यू आकार की घाटी का निर्माण हिम नदों के द्वारा होता है और इसका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर यू के आधार पर हुआ है, जिससे इस घाटी की आकृति मिलती है। अपर्दन के कारण इनके दोनों किनारे काफ़ी समानांतर एवं अंतोदर ढाल वाले बन जाते हैं। जलप्रपात एक प्रमुख प्रवाही जलकृत अपर्दनात्मक स्थलरूप है। बी आकार की घाटी का नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला भी अक्षर के आधार पर हुआ है। इस आकार की घाटियों का निर्माण युवा नदियों के द्वारा होता है। जब नदी निम्नवर्ती कटाव द्वारा अपनी तली को कम गहरा करती है तो भी आकार की घाटियों का निर्माण होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से छठवें नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प यू आकार की घाटी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। सातवां प्रश्न दोस्तों, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? पहला सुवर्णरेखा, दूसरा ताप्ती, तीसरा नर्मदा, चौथा सिंधु। तो दोस्तों सातवें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वह आपका पहला विकल्प सुवर्णरेखा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि सुवर्णरेखा या स्वर्णरेखा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह भारत के झारखंड राज्य में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। यह रांची नगर से 16 किलोमीटर दक्षिण पश्चिमी में स्थित नगरी गांव में रानी चुआ नामक स्थान से निकलती है तथा बालेश्वर नामक स्थान पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती, नर्मदा और सिंधु नदियां, ये तीनों नदियां आपका अरब सागर में गिरती हैं। तो दोस्तों सातवें नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प सुवर्ण रेखा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आठवां प्रश्न दोस्तों, राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। पहला खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना, दूसरा प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना, तीसरा उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना, चौथा उसकी अनियमितताओं को लिखित जानकारी माता पिता को देना। तो दोस्तों 8 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वह आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, इसलिए सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय उसकी अनियमितताओं को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना है, न कि प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना, खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना या उसकी अनियमितताओं को लिखित जानकारी माता पिता को देना। तो दोस्तों 8 नंबर के प्रश्न में तीसरा विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9वां प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? पहला उज्जैन, दूसरा भोपाल, तीसरा इंदौर, चौथा ग्वालियर। तो दोस्तों 9 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वह आपका सेकंड ऑप्शन भोपाल बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि भारत का हृदय कहे जाने वाला मध्य प्रदेश देश विदेश में पर्यटन स्थलों, खान पान, शिल्पकारी, बुनकरों आदि के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल है, जिसे झीलों का शहर भी कहा जाता है। लोअर लेक और अपर लेक जैसी 2 सुंदर झीलों के कारण ही भोपाल को झीलों का शहर भी कहा जाता है। तो दोस्तों 9 नंबर के प्रश्न आपका सेकंड ऑप्शन भोपाल राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? पहला काला सागर, दूसरा लाल सागर, तीसरा अरब सागर, चौथा भूमध्य सागर। तो दोस्तों 10वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वह आपका चौथा विकल्प भूमध्य सागर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी पृथ्वी का एक सागर है जो उत्तरी अफ्रीका, यूरोप, अनातोलिया तथा मध्य पूर्व के बीच स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल का लगभग 3/4 है। यह अटलांटिक महासागर से जिब्राल्टर द्वारा जुड़ा है, जो केवल 14 किलोमीटर चौड़ा एक जल डमरू मध्य है। लाल सागर अफ्रीका एवं एशिया के बीच हिंद महासागर का एक नमकीन पानी की एक खाड़ी है। तो दोस्तों 10 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प भूमध्य सागर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। पहला 7 दिसंबर, दूसरा 16 सितंबर, तीसरा 30 मार्च, चौथा 22 अप्रैल। तो दोस्तों 11 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका सेकंड ऑप्शन 16 सितंबर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ओजोन दिवस 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण हेतु जागरूकता के लिए मनाया जाता है। यूएनओ ने 19 दिसंबर 1994 को 16 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर घोषित कर दिया। यह तारीख मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की यादगार तिथि के रूप में तय की गई। ओजोन दिवस 2016 का थीम था ओजोन एंड
क्लाइमेट रिटोर्ट बाई अ वर्ल्ड यूनाइटेड। तो दोस्तों 11 नंबर के प्रश्न में सेकंड ऑप्शन 16 सितंबर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा आप सभी को कि बीच बीच में जब मैं पढ़ाता हूँ तो उसके बीच बीच में मैं जो क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ उस एक्सप्लेनेशन में मैं बहुत अच्छी चीज़ों को बताता हूँ। तो आप लोग हो सके तो कॉपी पेन लेकर के बैठिए और जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ क्वेश्चन को जब एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो उसको भी साथ में आप नोट डाउन करते जाएंगे तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने पॉइंट की ओर। 12 नंबर पर जो प्रश्न है, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। पहला प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा प्राथमिक उत्पादक, तीसरा द्वितीयक उपभोक्ता और चौथा अपघटनकर्ता। तो दोस्तों 12 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वह आपका पहला विकल्प प्राथमिक उपभोक्ता बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन क्यों होगा? क्योंकि किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। उत्पादक हमेशा हरे पौधे होते हैं जो क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता आपका मांसाहारी होते हैं। अपघटनकर्ता सड़े गले पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं जैसे मृतोपजीवी, कवक और जीवाणु, ये क्या है आपके अपघटनकर्ता हैं। तो दोस्तों 12 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प प्राथमिक उपभोक्ता राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। पहला जैव भू रासायनिक चक्र, दूसरा रासायनिक चक्र, तीसरा भूगर्भीय चक्र, चौथा भू रासायनिक चक्र। तो दोस्तों 13 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वह आपका पहला विकल्प जैव भू रासायनिक चक्र बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि प्रकृति में विभिन्न तत्व चक्रीय रूप से एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होते रहते हैं और पुनः प्रकृति में लौट आते हैं। इस प्रक्रिया को खनिज प्रवाह तथा यह चक्र जीवमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल में होते हैं। इसे ही जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र आप सभी देखे होंगे बॉटनी वाली किताब में, वनस्पति विज्ञान की किताब में। तो दोस्तों 13 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प जैव भू रासायनिक चक्र बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 14वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। पहला पेट्रोल, दूसरा डीजल, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा कोयला। तो दोस्तों 14 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वह आपका तीसरा विकल्प हाइड्रोजन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि जो चारों विकल्प दिए गए हैं इन चारों विकल्पों में से आपका हाइड्रोजन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, जबकि डीजल, पेट्रोल और कोयला के जलने से हानिकारक गैसें निकलती हैं जो वातावरण को प्रदूषित करती हैं। हल्का होने के कारण गुब्बारों और वायुपोतों में हाइड्रोजन प्रयुक्त होता है तथा इसका स्थान अब हीलियम ले रहा है। तो दोस्तों 14 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प हाइड्रोजन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है। पहला भारत में, दूसरा ऑस्ट्रेलिया में, तीसरा चीन में, चौथा ब्राजील में। तो दोस्तों 15 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वह आपका तीसरा विकल्प चीन में बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा चीन में पाया जाता है। पांडा को चीनी भाषा में झुयांगमाओ या विशालकाय बिल्ली भालू कहते हैं। ये चीन के बांस के जंगलों और तिब्बत के हिमालय पर्वत के ढलानों के पेड़ों पर रहते हैं। आज पांडा विश्व वन्यजीव कोष वर्ल्ड वाइल्ड फेडरेशन WWF द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित प्रजातियों में से एक है। इसलिए दोस्तों 15 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प चीन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 16वां प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई बार आपका सीटेट यूपीटेट में आ चुका है। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तीसरा नाइट्रस ऑक्साइड और चौथा है मिथाइल आइसोसाइनेट। तो दोस्तों 16 नंबर के प्रश्न में आपका जो सबसे सही विकल्प होगा वो आपका चौथा विकल्प मिथाइल आइसोसाइनेट बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि भारत के मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर में 3 दिसंबर 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई थी। इसे भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने में एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ। इससे लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान चली गई तथा बहुत सारे लोग अपंगता से, अंधेपन के भी शिकार हुए। भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनाइट मिक नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड तीनों ही ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका 16 नंबर के प्रश्न में चौथा विकल्प मिथाइल आइसोसाइनेट बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 17वां प्रश्न दोस्तों, किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है। दोस्तों ये क्रिसमस नहीं क्रिसमस है। तो दोस्तों पहला है भारत, दूसरा जापान, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा अमेरिका। तो दोस्तों 17 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका तीसरा विकल्प ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका कारण यह है कि ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और दिसंबर का महीना ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का पहला महीना होता है। ऑस्ट्रेलिया में गर्मी
1 दिसंबर से लेकर के 28 या 29 फरवरी तक होती है। क्रिसमस ईसा मसीह के जन्मदिन की खुशी में मनाया जाता है और इस दिन लगभग संपूर्ण विश्व में अवकाश रहता है। यह 25 दिसंबर को पड़ता है। तो दोस्तों 17 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 18वां प्रश्न दोस्तों, गिर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? पहला सांप, दूसरा हाथी, तीसरा गैंडा, चौथा शेर। तो दोस्तों 18 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वह आपका चौथा विकल्प शेर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गिर वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के गुजरात राज्य में लगभग 1424 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें जंगली शेरों का संरक्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस वन्य अभ्यारण्य में पुष्प और जीव जंतुओं की प्रजातियां मिलती हैं। यहाँ स्तनधारियों की 30 प्रजातियां, सरीसृप वर्ग की 20 प्रजातियां पाई जाती हैं तथा दक्षिण अफ्रीका के अलावा विश्व का यही एक ऐसा इकलौता स्थान है जहां शेरों को अपने प्राकृतिक आवास में रहते हुए देखा जा सकता है। तो दोस्तों 18 नंबर के प्रश्न आपका चौथा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? पहला कैक्टस, दूसरा महोगनी, तीसरा फर, चौथा चंदन। तो दोस्तों 19 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वह आपका पहला विकल्प कैक्टस बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि कैक्टस मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति है। यह सपुष्पक वनस्पतियों का एक जीव वैज्ञानिक फूल है जो अपने मोटे फूले हुए तनों में पानी बटोरकर शुष्क व रेगिस्तानी परिस्थितियों में जीवित रहते हैं। इनके पत्ते कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो सके, जिससे जल का ह्रास कम हो। तो दोस्तों 19 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प कैक्टस बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 20वां प्रश्न दोस्तों, ग्रीन मफलर संबंधित है। पहला वायु प्रदूषण से, दूसरा मृदा प्रदूषण से, तीसरा ध्वनि प्रदूषण से, चौथा जल प्रदूषण से। तो दोस्तों 20 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका तीसरा विकल्प ध्वनि प्रदूषण से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ग्रीन मफलर अधिक आबादी वाले ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्र जैसे सड़कों के किनारे, औद्योगिक क्षेत्रों और राजमार्गों के आसपास के रिहायशी इलाकों में 4 से 6 पंक्तियों में वृक्षारोपण कर ध्वनि प्रदूषण को कम करने की एक विधि होती है, क्योंकि पेड़ ध्वनि को फिल्टर करते हैं और इसे नागरिकों तक पहुंचने से रोकते हैं। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले ये हरे पौधे ग्रीन मफलर कहलाते हैं। तो दोस्तों 20 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प ध्वनि प्रदूषण बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 21वां प्रश्न दोस्तों, भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। पहला पृथ्वी है, दूसरा सूर्य है, तीसरा चंद्रमा है, चौथा शुक्र है। तो दोस्तों 21 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वह आपका दूसरा विकल्प सूर्य है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य है। सूर्य ऊर्जा का सर्वाधिक व्यापक एवं अपरिमित स्रोत होता है जो वातावरण में फोटान, छोटी छोटी प्रकार तरंग पेटिकाएं के रूप में विकिरण ऊर्जा का संचार करता है। संभवतः पृथ्वी पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण को माना जा सकता है, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे होते हैं। इसलिए सौर ऊर्जा को पृथ्वी पर जीवन का प्रमुख संवाहक माना जाता है। तो दोस्तों 21 नंबर के प्रश्न में आपका सेकंड ऑप्शन सूर्य बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? पहला बुध, दूसरा वरुण, तीसरा शनि, चौथा शुक्र। तो दोस्तों 22 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका तीसरा विकल्प शनि बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि सौर मंडल में शनि आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि के 62 उपग्रह हैं। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि के अन्य उपग्रह मीमांसा, एनसिलाडू, टेथिस, डियोन, रिया, हाइपेरियन, इपापेटस और फोबे हैं। बुध और शुक्र ग्रहों के कोई उपग्रह नहीं होते हैं। वरुण, नेपच्यून के 13 उपग्रह हैं। इनमें ट्रिटोन व मेरुट प्रमुख हैं। तो दोस्तों 22 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प शनि बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? पहला जट्रोफा, दूसरा कपास, तीसरा गन्ना, चौथा आलू। तो दोस्तों 23 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वह आपका पहला विकल्प जट्रोफा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि जट्रोफा बायोडीजल की फसल है। यह भारत, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका और कैरिबियन जैसी ट्रॉपिकल क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं। यह एक बड़ा पादप है जो झाड़ियों के रूप में अर्ध शुष्क क्षेत्रों में उगता है। इस पादप से प्राप्त होने वाले बीजों से 25 से 30% तक तेल निकाला जा सकता है। इस तेल से कार आदि चलाए जा सकते हैं, इसलिए इसे बायोडीजल पौधा कहा जाता है। अवशेष बचता है, उससे बिजली पैदा की जा सकती है। जट्रोफा अनावृष्ट रोधी सदाबहार झाड़ी है। यह कठिन परिस्थितियों को भी झेलने में सक्षम है। तो दोस्तों 23 नंबर के प्रश्न में पहला विकल्प जट्रोफा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? पहला 1986, दूसरा 1982, तीसरा 1992, चौथा 1996। तो दोस्तों 24 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वह आपका पहला विकल्प 1986 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा?
क्योंकि संयुक्त राष्ट्र का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972 में स्टॉकहोम में संपन्न हुआ था। इसी से प्रभावित होकर भारत ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पास किया। यह एक विशाल अधिनियम है जो पर्यावरण के समस्त विषयों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वातावरण में घातक रसायनों की अधिकता को नियंत्रित करना व पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदूषण मुक्त रखने का प्रयत्न करना है। इस अधिनियम में 26 धाराएं हैं जिन्हें 4 अध्यायों में बांटा गया है। यह कानून पूरे देश में 19 नवंबर 1986 ईस्वी को लागू किया गया। तो दोस्तों 24 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प 1986 राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, भूमंडलीय तापन का कारण है। पहला कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, दूसरा हिमनदों में वृद्धि, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड में कमी और चौथा वनों में वृद्धि। तो दोस्तों 25 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका पहला विकल्प कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि भूमंडलीय तापन ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि है। धरती पर विनाशक गैस के बढ़ने की मुख्य वजह जीवाश्म ईंधनों जैसे कि कोयला और तेल का अत्यधिक इस्तेमाल और जंगलों की कटाई है। धरती पर घटती पेड़ों की संख्या की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है और इससे भूमंडलीय तापन में वृद्धि होती है। बढ़ते तापमान की वजह से समुद्र जल स्तर बढ़ता है। बाढ़, तूफान, खाद्य पदार्थों की कमी, तमाम हर तरह की बीमारियां आदि का खतरा बढ़ जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका 25 नंबर के प्रश्न में पहला विकल्प कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 26वां प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? पहला उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम, दूसरा शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम, तीसरा शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम, चौथा सवाना बायोम। तो दोस्तों 26 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका पहला विकल्प उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि इन चारों विकल्पों में से उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ऐसे वन क्षेत्र हैं जो भूमध्य रेखा के दक्षिण या उत्तर में लगभग 28 डिग्री के भीतर पाए जाते हैं। ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और प्रशांत द्वीपों पर पाए जाते हैं। विश्व वन्य जीव निधि के बायोम वर्गीकरण के भीतर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का एक प्रकार माना जाता है और उन्हें विषुवतीय सदाबहार तराई वन के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। तो दोस्तों 26 नंबर के प्रश्न आपका पहला विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? पहला काली मिट्टी, दूसरा लाल मिट्टी, तीसरा जलोढ़ मिट्टी, चौथा लेटेराइट मिट्टी। तो दोस्तों 27 नंबर के प्रश्न में आपका सबसे सही विकल्प होगा वह आपका पहला विकल्प काली मिट्टी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से होता है। भारत में यह लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। महाराष्ट्र में इस मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार है। इस मिट्टी में चूना, पोटास, मैग्नीशियम, एल्यूमिना और लोहा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। यह बहुत ही उपजाऊ होता है और कपास के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे कपास वाली काली मिट्टी कहते हैं। इस मिट्टी में नमी को रोके रखने की प्रचुर क्षमता होती है, इसलिए वर्षा कम होने पर भी सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो दोस्तों 27 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प काली मिट्टी राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? पहला क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा आयन मंडल, चौथा मध्य मंडल। तो दोस्तों 28 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वह आपका दूसरा विकल्प समताप मंडल बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि समताप मंडल प्रकाश की परावैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है। इसे ओजोन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। यह परत सूर्य के उच्च आवृत्ति के परावैंगनी प्रकाश की 93.99% मात्रा अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक हैं। ओजोन परत की खोज 1913 ईस्वी में फ्रांस के भौतिक विज्ञानियों फेबरी चार्ल्स और हेनरी बुसोन के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों 28 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प समताप मंडल बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, गंगा एक्शन प्लान को लाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? पहला जल का वेग, दूसरा जल की गुणवत्ता, तीसरा जल की प्रचुरता, चौथा जल के तापमान। तो दोस्तों 29 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका दूसरा विकल्प जल की गुणवत्ता बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य जल की गुणवत्ता में सुधार करना है। नदी में प्रदूषण भार को कम करने के लिए 1985 ईस्वी में श्री राजीव गांधी द्वारा गंगा कार्य योजना GAP का शुभारंभ किया गया था। कार्यक्रम खूब धूमधाम से शुरू किया गया था, लेकिन यह 15 वर्ष की अवधि में 901.71 करोड़ रुपए व्यय करने के बाद भी नदी में प्रदूषण का स्तर कम करने में विफल रहा। तो दोस्तों 29 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प गंगा एक्शन प्लान बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा जल की गुणवत्ता के लिए। दोस्तों 30 नंबर पर आखिरी प्रश्न है आपका CTET 2020 सुपर 30 क्वेश्चन सीरीज के अंतर्गत
पर्यावरण अध्ययन इन्वायरमेंटल स्टडी ईवीएस के 5वें क्लास का 30 नंबर पर आखिरी प्रश्न होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? पहला देवदार, दूसरा नीम, तीसरा चीड़, चौथा ओक। तो दोस्तों 30 नंबर के आखिरी प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वह आपका दूसरा विकल्प नीम बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि नीम का वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। नीम भारतीय मूल का एक पूर्ण पतझड़ वृक्ष है। इसका वास्तविक नाम जो होता है वह आपका अजाडिरक्टा इंडिका। नीम की पत्तियां चबाने से रक्त शोधन होता है और त्वचा विकार रहित और कांतिवान होती है। इसके अतिरिक्त नीम की छाल का लेप सभी प्रकार के चर्म रोगों और घावों के निवारण में सहायक होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका ये CTET 2020 सुपर 30 क्वेश्चन सीरीज के अंतर्गत आपका पर्यावरण अध्ययन के 5वें क्लास का वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने पूरे दोस्तों के साथ पूरे ऑल ओवर इंडिया में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा सभी सोशल नेटवर्क साइट के माध्यम से। जैसा कि अगर आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप ग्रुप कोई भी यूज करते हो तो आप दोस्तों इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिएगा, ताकि हमारे जो भी दोस्त ऑल ओवर इंडिया में CTET 2020 की तैयारी करने में लगे हुए हैं उन सभी दोस्तों तक हमारा ये वीडियो पहुँचे और उन सभी दोस्तों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।